हेलो स्टूडेंट, चित्रांश अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने चल रहे हैं सामान्य हिंदी का दूसरा टॉपिक है समास जो है समास, क्योंकि समास जो होता है वनडे एग्जाम में एक दो क्वेश्चन समास से रिलेटेड आते हैं। तो इसमें जो है समास पहचानने के लिए आता है कि कुछ शब्द दिए जाते हैं और उसमें पहचानना होता है कि किस टाइप का समास है। तो हम पहले देखते हैं कि समास होता क्या है। समास जो होता है इसमें दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, जो एक नया शब्द बनता है तो वो क्या होता है, समास कहलाता है। जैसे कि संधि विच्छेद, जैसे संधि होता था, संधि में क्या होता था, दो वर्णों का मेल होता था। इसमें क्या होता है, दो शब्दों का मेल होता है। जब दो या दो शब्दों से एक नया शब्द बन जाता है तो इस शब्दों के योग को हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिला करके एक नया शब्द बनता है तो उसको हम समासिक शब्द बोलते हैं और उस शब्द के योग को हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। तो समास और संधि में क्या डिफरेंस है। जैसे कि हम देखेंगे कि संधि में क्या होता है, दो वर्णों के योग से क्या बनता है, संधि जो दो वर्णों के योग से जो शब्द बनता है उसको हम संधि बोलते हैं। और समास क्या होता है, दो शब्दों के योग से जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। और जो हम संधि को जो अलग अलग करते हैं, मतलब दो शब्दों को अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो होता है, भाग में तोड़ते हैं तो होता है संधि विच्छेद। लेकिन समास को करते हैं तो उसको बोलते हैं समासिक विग्रह बोलते हैं समास, ठीक है। तो समास को हम देखते हैं, समास को कितने भाग में विभाजित किया गया है। समास को चार भाग में विभाजित किया गया है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास में क्या होता है, हम देखते हैं कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है। पहले इसका देखते हैं कि अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें जो होता है प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा पद इसका संज्ञा होता है, ठीक है। प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है, ठीक है। क्या होता है, अव्यय। अव्यय मतलब जिसमें विकार कोई उत्पन्न नहीं होता। विकार न उत्पन्न होने का मतलब क्या है कि जिसमें लिंग, वचन और वाच्य के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। वो क्या होता है, सेम बिल्कुल वैसे होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं अव्यय, ठीक है। तो प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है। प्रथम पद अव्यय होता है तथा दूसरा संज्ञा होता है, ठीक है। दूसरा संज्ञा होता है। तो इसमें प्रथम पद के जो अव्यय होता है उसकी समस्त पद में, जो पूरे पद में क्या होता है, अव्यय की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, कौन मुख्य होता है, इसमें अव्यय की प्रधानता होती है। जैसे कि हम लिखते हैं कि यथाशक्ति, देखें यथाशक्ति, ठीक है। तो इसमें क्या है, शक्ति संज्ञा हो गया और यथा क्या हो गया, यथाशक्ति है तो यथा क्या हो गया, अव्यय हो गया, यथा शक्ति, ठीक है। तो यथाशक्ति हो गया तो इसमें क्या हो गया, यथा अव्यय हो गया, शक्ति संज्ञा हो गया। तो इसमें क्या मतलब हो गया, शक्ति के अनुसार। ये जो होता है लिंग वचन के आधार पर कोई भी परिवर्तन, इसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, वैसे का वैसे ही रहता है, तो इसको हम अव्यय बोलते हैं। तो शक्ति के अनुसार क्या होता है, शक्ति के अनुसार। तो इसमें क्या हो जाएगा, किसकी प्रधानता है, के अनुसार, शक्ति के अनुसार, मतलब इसकी प्रधानता है, ठीक है। तो शक्ति की प्रधानता, जिसमें समस्त पद में क्या होता है, अव्यय के अर्थ की प्रधानता रहती है, तो उसको हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास बोलते हैं। दूसरा देखते हैं, जैसे कि यथा रुचि, दूसरा शब्द है यथा रुचि। तो इसमें क्या हो जाएगा, रुचि के अनुसार, रुचि के अनुसार। उसके बाद दूसरा देखते हैं बाकलम, बाकलम, बाकलम मतलब बाकलम, कलम बा मतलब साथ, तो कलम के साथ, ठीक है, कलम के साथ। ये कैसा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कैसा है, प्रत्यक्ष मतलब अक्ष के प्रति, अक्ष के प्रति, प्रत्यक्ष क्या हो जाएगा, अक्ष के प्रति। उसके बाद दूसरा वर्ड देते हैं समक्ष,
समक्ष, ये सब किसका है? अव्ययी भाव समास। ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास है। तो इसमें क्या होता है? के अनुसार आता है, के साथ आता है, तो ये सब क्या है? अव्ययी भाव आते हैं, जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है और अब इसमें समस्त पद में अव्यय के अर्थ की जो होती है वो प्रधानता होती है, मुख्य होता है, तो उसी के आधार पर उसका अर्थ होता है। तो इसको हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास बोलते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें प्रथम पद जो अव्यय होता है उसी की प्रधानता होती है। ठीक है, उसके बाद है समक्ष। देखते हैं समक्ष क्या होता है? समक्ष अक्ष के सामने। ठीक है, अक्ष के सामने। उसके बाद यथा कर्म। यथा कर्म क्या हो जाएगा? कर्म के अनुसार। ठीक है, इसमें हो जाएगा कर्म के अनुसार। यथा शीघ्र। यथा शीघ्र। ठीक है, तो यथा शीघ्र जो है क्या हो जाएगा? जितना शीघ्र हो। जितना शीघ्र हो। ठीक हो जाएगा, यथा शीघ्र हो जाएगा। तो ये सभी जो क्या है, जो एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो उदाहरण जितने दिए गए सब किसके हैं? अव्ययी भाव समास के हैं। दूसरा आता है तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में नेक्स्ट देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में अंतिम पद, जिस शब्द का अंतिम पद प्रधान होता है उसे क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास बोलते हैं। तो अंतिम पद प्रधान होता है तो इसके कितने भेद होते हैं? वैसे विभक्ति के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष जो होता है उसका विभक्ति में कौन सा शब्द चिन्ह होता है? को। करण का से। संप्रदान के लिए होता है। अपादान का से अलग होने में। से जो है अलग होने के सेंस में होता है तब अपादान होता है। संबंध तत्पुरुष में का की के होता है। अधिकरण तत्पुरुष में पै पर का सब चिन्ह होता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह याद करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, संबंध का की के और अधिकरण में पे पर होता है। तो कर्म तत्पुरुष में मैंने बताया विभक्ति के आधार पर 6 होते हैं, जिसमें कर्म तत्पुरुष होता है पहले जो दूसरी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति बोलते हैं इसको। पहली जो विभक्ति होती है कर्ता ने, और दूसरी विभक्ति से जो होता है समास होता है कर्म तत्पुरुष, जिसको बोलते हैं कम जो है को। जैसे आया सुख प्राप्त। एग्जाम्पल देखते हैं सुख प्राप्त। इसको अगर इसका जो है अलग समास विग्रह करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा? सुख को, इसका अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा? सुख को प्राप्त करने वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सुख को प्राप्त करने वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? को आ गया, सुख को और प्राप्त को प्राप्त करने वाला। तो क्या हो जाएगा? ये को सब चिन्ह आ गया तो क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। तो कर्म तत्पुरुष में को आता है। जैसे माखन चोर, क्या आ गया? माखन चोर। तो क्या हो जाएगा? माखन को चुराने वाला, माखन चोर। उसके बाद है गृहघात। गृह दूसरा हो जाएगा गृहागत। ठीक है, गृहागत में क्या हो जाएगा? गृह को आगत, घर को आने वाला जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? घर को आने वाला। ठीक है, गगन चुंबी। गगन मतलब आकाश को चूमने वाला। गगन चुंबी क्या हो जाएगा? आकाश को चूमने वाला। तो ये सभी किसके उदाहरण है? कर्म तत्पुरुष के। सभी क्या हो जाएंगे? कर्म तत्पुरुष के हो जाएंगे। ठीक है, तो गगन चुंबी। इसी तरीके से है मोक्ष प्राप्त। मोक्ष को प्राप्त। मोक्ष प्राप्त क्या हो जाएगा? मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? को आ रहा है इसमें, तो कौन हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है तृतीय विभक्ति का करण तत्पुरुष है, जिसका मतलब होता है से। तो जिसका मतलब होता है से, इसका देखते हैं
एग्जाम्पल इसका देखते हैं उदाहरण से, जैसे है नेत्रहीन। नेत्रहीन करण तत्पुरुष में है। जिस करण तत्पुरुष में क्या होता है कि से जो है सब चिन्ह होता है। नेत्रहीन में तो क्या लिखेंगे, नेत्र सी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेत्र से हीन। ठीक है, आंखों से ना देख पाना, नेत्रहीन। ठीक है, नेत्रों से, नेत्र से हीन। उसके बाद है रस भरा। इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रस भरा का, रस भरा में रस से भरा। अब ये रस से भरा का मतलब आ रहा है, इसका अर्थ निकाला तो क्या है, रस से भरा। इसका मतलब कैसे हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। जल सिक्त, जल सिक्त कैसा हो जाएगा, जल से सिक्त। ठीक है, उसके बाद आकाल पीड़ित, आकाल पीड़ित क्या हो जाएगा, आकाल से पीड़ित। तो ये सब क्या हो जाएगा, इसमें क्या आ रहा है, अर्थ से आ रहा है। ठीक है, तो से वर्ड आ रहा है, से शब्द है इसमें। तो से शब्द किससे का होता है, करण से होता है, करण तत्पुरुष हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, करण तत्पुरुष बोलेंगे। इसके पहले जो था उसमें को आ रहा था तो उसको क्या बोलते हैं, कर्म तत्पुरुष बोलते हैं। इसका तीसरा देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें क्या आता है, के लिए। किसका, जब उसको हम उसका अर्थ निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा, शब्द के लिए आएगा। तो के लिए आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, संप्रदान तत्पुरुष बोलेंगे। संप्रदान तत्पुरुष में शिव, उदाहरण देखते हैं, शिव अर्पण। तो क्या लिखेंगे, क्या इसका मतलब हो जाएगा, शिव के लिए अर्पण। क्या हो जाएगा, शिव अर्पण का मतलब क्या हो जाएगा, शिव के लिए अर्पण। तो क्या हो जाएगा, के लिए आ गया। यहाँ कौन सा वर्ड शब्द आ गया, के लिए। तो क्या हो जाएगा, के लिए है तो संप्रदान। ठीक है, संप्रदान के लिए होता है। उसके बाद देशभक्ति देखेंगे, देशभक्ति। तो देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति कैसा हो जाएगा, के लिए आ गया है। तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष, कौन सा समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। के लिए आएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे माल गोदाम, माल गोदाम। इसमें अर्थ निकाले तो क्या जाए, माल के लिए। ठीक है, गोदाम, माल के लिए गोदाम। ठीक है, तो ये सारे जो उदाहरण है किसके हैं, संप्रदान तत्पुरुष के हैं। तो के लिए आएगा तो क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा देखते हैं, अपादान तत्पुरुष से अलग। अपादान तत्पुरुष क्या हो जाएगा, से अलग। पंचमी तत्पुरुष होता है, अपादान तत्पुरुष में क्या हो जाए, पंचमी विभक्ति होता है। तो अपादान तत्पुरुष में तो से अलग होने में, जब हम इसका अर्थ निकालेंगे तो जो से होगा, दो से हैं, एक से यहाँ है करण तत्पुरुष में, से एक से यहाँ है। तो लेकिन ये से जो होता है किसी चीज़ से अलग होने के लिए जब से यूज होता है तो उसको बोलते हैं, प्रयोग होता है तो उसको बोलते हैं अपादान तत्पुरुष बोलते हैं। ठीक है, पंचमी विभक्ति, जो पंचमी तत्पुरुष पंचमी विभक्ति में आता है उसके लिए होता है जैसे धनहीन। जैसे देखते हैं धनहीन, तो क्या हो जाएगा, धन से हीन, धनहीन क्या हो जाएगा, धन से हीन। तो ये से क्या है, धन से हीन मतलब धन से गरीब होना, क्या हो जाएगा, अलग हो रहा है, अलग होने के सेंस में। तो क्या हो जाएगा, ये पंचमी तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, दोष मुक्त, तो क्या हो जाएगा, दोष से मुक्त। क्या होगा, दोष से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, बंधन मुक्त, क्या हो जाएगा, बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे कि चिंता मुक्त है तो चिंता से मुक्त,
चिंता मुक्त। क्या हो जाएगा? चिंता से मुक्त। जैसे चिंता मुक्त आ गया, इसमें लिखा जाएगा चिंता मुक्त में कौन सा समास है, तो क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास है, चिंता से मुक्त। और तत्पुरुष समास में कौन सा है? से अलग होने में अपादान तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो केवल आता है कौन सा समास पहचानने के लिए, तो चिंता मुक्त कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। उसके बाद पंचमी बात षष्ठी विभक्ति देखते हैं, का कौन सा है? संबंध तत्पुरुष समास, जिसमें का की के संबंध से संबंधित होता है। जैसे गंगा जल, गंगा जल किसका जल है? गंगा का जल। तो इसमें जल का संबंध किससे होता है? गंगा से। तो कौन संबंध होता है? का वर्ण। तो का की के जिसमें आता है उसमें कौन सा होता है? संबंध तत्पुरुष समास होता है। तो कौन सा हो गया? संबंध तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चंद्रोदय, चंद्रोदय, तो चांद का उदय। ठीक है, उदय चांद का, उदय चांद से संबंधित है। देश सेवा, क्या हो जाएगा? देश की सेवा का की के होता है। ठीक है, लोकनायक, लोकनायक क्या हो जाएगा? लोगों का नायक मतलब लोगों का मुखिया। ठीक है, तो लोक का नायक, ये क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सप्तमी तत्पुरुष देखते हैं, अधिकरण। ठीक है, संबंध सप्तमी तत्पुरुष में कौन सा होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, जिसमें में पै पर आता है। जैसे पुरुष सिंह, इसका उदाहरण पुरुष सिंह। ठीक है, तो पुरुष सिंह में क्या हो जाएगा? पुरुषों में सिंह। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पुरुषों में सिंह। तो इसमें क्या हो जाएगा? अधिकरण में पै पर आता है, पुरुषों में क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। उसके बाद नगर प्रवेश, नगर प्रवेश का देखें तो क्या हो जाएगा? नगर में प्रवेश। तो में का किस में आता है? में पै पर किस में आता है? अधिकरण तत्पुरुष समास में आता है। तो कैसा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। नगरवास, नगर में वास कैसा हो गया? अधिकरण तत्पुरुष समास। नगर में वास कैसा होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, सभी में उत्तम, क्या हो जाएगा? सर्वोत्तम। तो ये कौन सा होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास होंगे। तो ये सभी किसी विभक्ति के आधार पर जो तत्पुरुष समास है उसको क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। 6 तत्पुरुष समास है जो विभक्ति के आधार पर हैं। उसके बाद देखते हैं कर्मधारय तत्पुरुष समास। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कर्मधारय। तो उसके बाद देखते हैं इसी का जो है 2 और है कर्मधारय समास। पहला है क्योंकि इसके पहले बताया 6 विभक्ति के आधार पर। उसके बाद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में प्रथम पद क्या होता है? विशेषण होता है और दूसरा विशेष से होता है, विशेष या संज्ञा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद विशेषण, दूसरा विशेष से होता है, तो मिलाकर क्या होता है? कर्मधारय समास बनता है। जैसे कि महाकवि, महाकवि पहला क्या है? विशेषण। ठीक है, महान है जो कवि, महाकवि का मतलब क्या हो गया? महान है जो कवि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? महाकवि क्या? महान है जो कवि। तो कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास वो समास होते हैं जिसमें प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। विशेष मतलब विशेष संज्ञा होता है। ठीक है, क्या होता है? संज्ञा। तो इसमें क्या है? कवि क्या है? संज्ञा है। और ये महान कवि कैसा है? महान है। तो कवि की विशेषता बता रहे थे, विशेषण हो गया। तो पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष से संज्ञा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे नराधस। ठीक है, क्या होता है? सॉरी, नराधम।
ठीक है। अधम है, अधम है नर, ठीक है। अधम है नर जो, अधम है नर जो क्या बोलते हैं? पीतांबर, ठीक है। पीतांबर, ठीक है। पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीला मतलब है जो अंबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये संज्ञा है और ये विशेषण है, ठीक है। महाऔषधि, ठीक है। महाऔषधि, महाऔषधि, महान है जो औषधि, ठीक है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है? पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष संज्ञा होता है, उसको बोलते हैं कर्मधारय तत्पुरुष समास। तो ये तत्पुरुष समास का दूसरा है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, जिसमें से 6 भेद विभक्ति के आधार पर होते हैं। 2 ये है कर्मधारय समास और उसके बाद जो आता है वो क्या होता है? द्विगु समास होता है, ठीक है। क्या होगा? द्विगु समास होगा। चरण कमल, चरण कमल, ठीक है। चरण कमल में कमल के सदृश चरण, ठीक है। ये हो गया। तो इसके बाद देखते हैं अब द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में जिसमें प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है, ठीक है। द्विगु समास। इसके बाद देखते हैं द्विगु समास, जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है और दूसरा द्विगु समास जिसमें क्या होता है? प्रथम पद कैसा होता है? संख्यावाचक होता है और दूसरा संज्ञा होता है, विशेष। क्या बोलते हैं? संज्ञा होता है, उसको क्या बोलते हैं? ये सब, ये क्या होता है? द्विगु समास होता है, ठीक है। अंतिम पद जो होता है वो, ये अंतिम पद है, संज्ञा होता है। जैसे कि त्रिभुज, त्रिभुज, त्रि मतलब 3, तो 3 भुजाओं वाला, 3 भुजाओं वाला। तो इसमें पहला पद क्या है? संख्यावाचक है, तो द्विगु समास होगा, ठीक है। उसके चौराहा, 4 राहों, चौराहा, चौराहा क्या होगा? चौराहा मतलब 4 राहों का समाहार, मिलन जहाँ होता है, 4 राहों का सम्मेलन, सम्मिलन लिख लो, सम्मिलन, ठीक है। तो क्या होता है? 4 क्या हो जाएगा यहाँ? संख्यावाचक हो गया। उसके बाद है नवरत्न, 9 रत्न, 9 रत्नों से मिला हुआ, 9 रत्नों से मिला हुआ। उसके बाद है पंचवटी, पंचवटी, ठीक है। 5 वटों का समाहार, 5 वटों का समाहार, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? पंचवटी हो जाएगा। तो ये था द्विगु समास, ठीक है। तो ये सारे थे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास मुख्य रूप से कितने होते हैं? 8 भाग होते हैं। किसमें है? तत्पुरुष समास को 8 भाग में विभाजित किया गया। कितने भाग में? 8 विभाग में, जिसमें 6 विभक्ति के आधार पर होता है और 2 कौन से हैं? 2 है, एक कर्मधारय और एक द्विगु समास है, ठीक है। जो कर्मधारय समास होता है और द्विगु समास होता है। तो द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, दूसरा संज्ञा होता है। और उसमें कर्मधारय समास में जिसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है, संज्ञा होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कर्मधारय समास बोलते हैं। तो उसके बाद तब देखते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्या होगा? द्वंद्व समास।
थर्ड देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें जो ये शब्द होता है इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक, किसी एक पद की प्रधानता नहीं होती है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद को मिला करके अर्थ निकाला जाता है। इसमें अगर इस शब्द को विग्रह करें तो इसमें और या और तथा या शब्द जोड़ करके समास विग्रह किया जाता है। जैसे रात दिन, तो रात दिन है अगर, तो इसको देखते हैं रात दिन ऐसे लिखा है, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, रात और दिन। तो रात और दिन या तथा आ गया या आ गया तो क्या आता है, वो द्वंद्व समास में आता है। ठीक है, तो द्वंद्व समास में क्या होती है, दोनों पद की प्रधानता होती है, जिसमें रात और दिन दोनों का है, किसी एक को हटा दे तो उसका मतलब नहीं निकलेगा। तो रात और दिन इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। इसमें समास विग्रह करने पर और या तथा शब्द जोड़ करके समास विग्रह किया जाता है, वो क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, जिसमें 3 भाग में विभाजित किया गया है, पढ़ते हैं। इसमें होता है पहला इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। तो इतरेत्तर द्वंद्व समास में इस में दोनों शब्द के बीच में क्या होता है, और तथा और तथा आदि शब्द को जोड़ करके क्या बनाया जाता है, इसका समास विग्रह किया जाता है। मतलब जो शब्द दिया होता है उसमें और तथा शब्द का लोप कर दिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है। जैसे राम लक्ष्मण, अगर एग्जाम्पल देखें इसका, ऐसे लिखा होता है राम लक्ष्मण, तो ये कैसा हो गया, इसको अगर हम समास विग्रह करें तो क्या लिखेंगे, राम और लक्ष्मण। ठीक है, तो इसको जो है और हटा करके डैश लगा दिया गया तो क्या हो जाएगा, राम लक्ष्मण हो जाएगा। तो इतरेत्तर द्वंद्व में क्या होता है, और तथा शब्द को जोड़ करके समास विग्रह किया जाता है। ठीक है, तो कैसा होता है, इतरेत्तर द्वंद्व बोलते हैं। जैसे कि आगे देश विदेश, देश और विदेश, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देश और विदेश। देश और विदेश। ठीक है, इसमें है लवकुश, क्या हो जाएगा, लव और कुश, क्या हो जाएगा, लवकुश। उसके बाद समाहार द्वंद्व में उसके बाद देखते हैं सेकंड है, दूसरा भाग है समाहार द्वंद्व, जिस द्वंद्व में उसके पदों के अर्थ के समान, ठीक है, उसी प्रकार के दूसरे अर्थ का ज्ञान होता है। ठीक है, समाहार द्वंद्व में क्या होता है, जैसे कि जो इस द्वंद्व समास में जो पद दिए गए होते हैं, जो पद की अर्थ होता है, तो उसके समान दूसरे अर्थ का भी ज्ञान होता है। जैसे कि हम बोले रोटी दाल, रोटी दाल अगर बोला, कभी कभी सब बोलते समय क्या होता है, रोटी दाल का पता चलेगा। तो रोटी दाल का पता चलेगा मतलब रोटी और दाल का नहीं, मतलब उसके जीवन यापन का पता चलेगा। ठीक है, तो उससे समान दूसरे अर्थ का ज्ञान होता है, तो क्या बोलते हैं, इसको समाहार द्वंद्व बोलते हैं। ठीक है, उसी के समान दूसरे अर्थ का ज्ञान होता है, तो हम क्या बोलेंगे, समाहार द्वंद्व बोलेंगे। मोटा ताजा, ठीक है, कभी कभी बोला जाता है मोटा ताज़ा, वो कैसा आदमी है, मोटा ताज़ा है, तो मोटा ताज़ा मतलब ये मोटा और ताज़ा, मतलब उससे समान दूसरे अर्थ का ज्ञान किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, मोटा ताज़ा कैसा होगा, समाहार द्वंद्व होगा। मोटा और ताज़ा समाहार द्वंद्व हो जाएगा। उसके बाद है घर द्वार, घर और द्वार। तो घर द्वार का मतलब क्या है, पूछा जाता है, जैसे घर और द्वार, आप घर द्वार कहाँ है, तो घर और द्वार का मतलब क्या हो गया, घर और द्वार से मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि आपका परिवार कहाँ है, आपका घर कहाँ है। ठीक है, उससे मतलब होता है। तो उसी के समान जो पद हैं, जो पद का अर्थ है उसी के समान दूसरे अर्थ का ज्ञान होता है, तो उसको हम बोलते हैं समाहार द्वंद्व बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देते हैं वैकल्पिक द्वंद्व। तो वैकल्पिक द्वंद्व में इस समास में जो शब्द होता है, इसमें यह शब्द का लोप कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब यह शब्द जोड़ करके हम समास विग्रह करते हैं। जैसे कि भला बुरा दोनों अपोजिट होते हैं, क्या होते हैं, अपोजिट, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे बोलेंगे भला या बुरा, तो यह शब्द का लोप हो जाता है, तो क्या डैश लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, भला बुरा। तो ये कैसा है, वैकल्पिक द्वंद्व समास है। कैसा बोलेंगे, वैकल्पिक द्वंद्व समास बोलेंगे। जैसे ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा। ठीक है, तो ये ऐसे जो उदाहरण होंगे वो कैसे होते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व समास में बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, द्वंद्व समास के भाग हैं और द्वंद्व समास के सभी उदाहरण हैं। तो हमने बताया कितने द्वंद्व समास के भाग हैं, इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। तो इतरेत्तर द्वंद्व में क्या होता है, ऐसे
शब्द जिसको विग्रह करने पर और तथा शब्द जोड़ करके समास विग्रह किया जाता है। मतलब इस समास में और तथा शब्द का लोप होता है। ठीक है, समाहार द्वंद्व में जो शब्द होता है, जो पद होता है, समास का जो पद होता है, उसके अर्थ के अलावा उसी के समान दूसरे अर्थ का ज्ञान होता है, उसको हम समाहार द्वंद्व बोलते हैं। उसके बाद वैकल्पिक द्वंद्व में जो शब्द होता है उसमें दोनों शब्द जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और उन शब्द में या का लोप होता है और या जोड़ करके उसका समास विग्रह किया जाता है, इसीलिए वैकल्पिक द्वंद्व बोला जाता है। या क्या होता है, एक ऑप्शनल जो है वैकल्पिक शब्द होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं बहुब्रीहि समास की ओर। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिला करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, मतलब एक नए शब्द का एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो वो क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। मतलब इसमें क्या होता है, बहुब्रीहि समास में इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद को मिला करके एक नया अर्थ मिलता है, नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास बोलते हैं। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, पीताम्बर अगर देखें तो ये कर्मधारय समास भी है, लेकिन इसमें अगर देखेंगे तीसरा अर्थ देखेंगे, जैसे पीला है अंबर जिसका, तो क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण से अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, 10 मुख जिसके, मतलब 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। 10 मुख किसके थे, 10 मुख, 10 हैं मुख जिसके, वो क्या हो जाएगा, रावण। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। तो एक दंत, एक है दांत जिसके, अर्थात गणेश। एक दंत एक है दांत जिसके, गणेश, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास ये भी। ठीक है, उसके बाद लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात लंबोदर का दूसरा भी है लंबोदर, तो लंबा है उधर जिसका क्या हो जाएगा, लंबोदर, गणेश, क्या हो जाएगा, ये भी लंबा उधर जिसका, वो क्या हो जाएगा, गणेश, लंबोदर। ठीक है, उसके बाद है वीणा पाड़ी, वीणा पाड़ी मतलब वीणा है पाड़ी में क्या हो जाएगा, सरस्वती, तो वीणा पाड़ी कैसा हो जाएगा, सरस्वती से, मतलब वीणा है पाड़ी। ठीक है, सरस्वती। तो ये सभी शब्द क्या होंगे, ऐसे शब्द जो जिनमें दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिला करके एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो ये था सब समास का अंतिम भाग। ठीक है, तो इस जो ये समास है, इस वीडियो को अच्छे से देखें और याद करें, और दूसरों के साथ जो है शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो जिससे कि अच्छे से वीडियो देखें, जिससे कि अच्छे से समझ में आए, और दूसरे लोगों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका जो है लाभ मिल सके।